दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नोएंदू क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और लास्ट में कुछ उसका टिप्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, जिसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है, यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस 12 है। और यह जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। अगर निगेटिव चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप देख सकते हैं निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। और उस फॉर्मूला भी आप फोर्स का पढ़े होंगे, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पर डाइपोल में दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। दोनों चार्ज जो है डाइपोल का दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में है, तो माइनस क्यू पर भी फोर्स लगेगा और प्लस क्यू पर भी। माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो देखिए यहाँ पे फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, इस फोर्स को हम लोग F1 से डिनोट करेंगे। और आप फोर्स इज इक्वल टू जानते हैं चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी Q आई इंटू ई। माइनस प्लस यहां लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग लिखेंगे। आप जानते हैं कि माइनस क्यू चार्ज है, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स यहां पे हमने F1 दिखा दिया। अब इसी तरह से प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा F2, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही फोर्स का डायरेक्शन, प्लस चार्ज पर के फोर्स का डायरेक्शन। तो हम लोग फिर लिखेंगे यहां पर फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। तो आप देख सकते हैं F2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q आई इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन प्लस चार्ज है तो ये फोर्स लगेगा किधर, आप देख सकते हैं ये फोर्स लगेगा along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। तो आप देख सकते हैं माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सिस्टम पे ऐसे दो फोर्स काम कर रहे हो, ऐसे दो फोर्स लग रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, देख सकते हैं F1 भी QE, F2 भी QE, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो दो फोर्स किसी सिस्टम पे लग रहे हो जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, दोनों फोर्स का लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग हो, तो ऐसे दो फोर्स कपल कहलाते हैं। और यह कपल उस ऑब्जेक्ट या सिस्टम पे टॉर्क एग्जर्ट करता है, और वो जो टॉर्क होता है वो दोनों में से किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेज के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये दोनों फोर्स जो है डाइपोल पे टॉर्क एग्जर्ट करेंगे, और वो टॉर्क के लिए हम लोग को उन दोनों फोर्स में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है। लेकिन आप बोर्ड पे देख सकते हैं F1 और F2 के बीच का यह जो डिस्टेंस AB है, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यह इंक्लाइंड डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको या तो F1 को इधर लेके आना होगा स्लाइड करके, या F2 को स्लाइड करके इधर लाना होगा, तब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस जान पाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री कर रहे हैं, इसको हम लोग डॉटेड लाइन लेकर इधर आएंगे और इसको मिलाएंगे, और इधर से भी डॉटेड लाइन लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं C, और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब एक ट्रायंगल यहाँ पे तैयार हो गया, आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ACB। इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से यह भी एंगल थीटा होगा। इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। तो देख सकते हैं इन ट्रायंगल ACB साइन थीटा, देखिए क्या होगा, साइन थीटा
इज इक्वल टू BC बाई AB, BC बाई AB। तो आप देख सकते हैं BC हमको मालूम नहीं है, BC की जगह पे हम BC ही लिख देंगे, लेकिन AB हमको मालूम है। A और B के बीच का डिस्टेंस जो है, A और B के बीच का डिस्टेंस 12 है, 12। तो हम लोग AB की जगह पर यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो देखिए BC इज इक्वल टू क्या होगा, 12 साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे और इसको 3 मान लेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको समझाने के लिए पहले सेकंड और थर्ड बताया, तब आपको फर्स्ट बताया। लेकिन आप जब कभी भी इसको लिखेंगे आपने कॉपी पे या कहीं भी, तो आपको पहले फर्स्ट से शुरू करना होगा। हम समझाने के लिए पहले सेकंड थर्ड बता के तब फर्स्ट बताएं, लेकिन आप लिखने के लिए फर्स्ट पहले लिखेंगे, तब सेकंड, तब थर्ड। क्योंकि ये हम लोग BC इसलिए निकाल के रख ले रहे हैं क्योंकि जब टॉर्क निकालना होगा तो दोनों फोर्सेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां लिखना होगा, और इसलिए BC को हम लोगों ने BC दोनों फोर्सेज के बीच, आप देख सकते हैं F1 और F2 के बीच में BC जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसीलिए हम लोग निकाल के रख लिए हैं। तो अब हम लोग दोनों फोर्सेज के कारण जो डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा उसको निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क ऑन द डाइपोल आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू फोर्सेज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू फोर्सेज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए टॉर्क को हम लोग टॉ से दिखा दिए, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, चाहे F1 का मैग्नीट्यूड लीजिए चाहे F2 का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम होता है कपल में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे F1 ले लिए, और दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को नहीं लिखना है, हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है। डिस्टेंस तो AB भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों फोर्सेस के बीच का ये फोर्स और ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC। तो देखिए हम लोग F1 इंटू BC लिखेंगे, और F1 आप इक्वेशन सेकंड में जाकर देख लेंगे, F1 के जगह पे लिखा हुआ है QE, और BC देखिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में निकाले थे, BC इज इक्वल टू आया था 12 साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं Q इंटू 12 हम एक साथ लिख सकते हैं, इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 12 को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसको P से डिनोट किया जाता है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं PE साइन थीटा, टॉ इज इक्वल टू, तो यही किसी डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, वेयर आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू 12, और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला हो गया P साइन थीटा। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, आप देख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू P साइन थीटा। आप जानते हैं वेक्टर लगाने के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर n कैप से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वेक्टर दे सकते हैं। आप पढ़े हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप, तो AB साइन थीटा n कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो P साइन थीटा n कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर P क्रॉस E। तो वेक्टर फॉर्म में इस टॉर्क के फॉर्मूला को लिखेंगे, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया है, अब आपको हम कुछ टिप्स बताएंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे टिप 1 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोगों ने सीखा है कि यदि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E में थीटा एंगल पे हो, थीटा एंगल में डाइपोल का थीटा एंगल में होना, इट मींस डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का थीटा एंगल में होना, क्योंकि डाइपोल के को कैरेक्टराइज करने वाली जो क्वांटिटी है वो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैं बोलूंगा कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल में है, तो इसका मतलब समझना है कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो क्वांटिटी वेक्टर P है और वेक्टर E दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अभी आप सीखे अगर ऐसी स्थिति हो तो डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क है P साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर
यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे, 3 स्पेशल केस। देखिए मैं यहाँ पे बीच में ले रहा हूं, 3 पार्ट हम करेंगे। सबसे पहले केस 1, फिर यहाँ पे केस 2 और फिर यहाँ पे केस 3। पहला केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा आप समझ गए, वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का एंगल 0 हो। यहाँ पे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, यहाँ पे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। तो आप देख सकते हैं जब थीटा 0 होगा तो टॉ कितना हो जाएगा, पीई साइन 0। साइन 0 0 होता है, यानी कि टॉ इज इक्वल टू 0। यहां पे आप टॉ देख सकते हैं कितना हो जाएगा, पीई साइन 90 इज इक्वल टू पीई इंटू 1 इज इक्वल टू पीई। और यहां पे हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू पी साइन 180। पी साइन 180 भी 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ये तीनों केस देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कब लगता है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 हो। क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, जो कि जब थीटा 90 हो तब होता है, यानी ये सबसे मैक्सिमम टॉर्क है। किसी भी डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला केवल पी। अब देखिए दो केसेज में, जब 0 एंगल हो या जब 180 एंगल हो, तो 0 टॉर्क लग रहा है। अभी आपने 11th में पढ़ा होगा या अगले टिप में भी मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स या टॉर्क 0 हो तो उसको इक्विलिब्रियम में बोला जाता है। फोर्स 0 हो तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, टॉर्क 0 हो तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केस 1 और केस 3 में डाइपोल जो है इक्विलिब्रियम में है, यहां भी इक्विलिब्रियम में है, देखिएगा। और यहां भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इनमें से एक इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं और एक को अनस्टेबल। मैं लिख दे रहा हूं, फिर क्यों बोलते हैं वो भी मैं बता दूंगा। इस वाले सिचुएशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और इस वाले सिचुएशन को, यहां वाले सिचुएशन को कहा जाता है अनस्टेबल। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। आप देख सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 180 का एंगल होना चाहिए और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 0 का। लेकिन अनस्टेबल और स्टेबल क्यों बोलते हैं सो देख लीजिए। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है डाइपोल है, ये थीटा का एंगल है। इस पर टॉर्क ऐसा लगेगा कि ये घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन जो ही डायरेक्शन में जब आ जाएगा एंगल 0 हो जाएगा तो टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। अभी टॉर्क लगना इस पे बंद हो चुका है, यानी टॉर्क कितना हो चुका है 0, देख सकते हैं। लेकिन इसको आप अगर थोड़ा सा इसके पोजीशन से, अगर इसको आप थोड़ा सा भी रोटेट कर दिए इसके पोजीशन से, तो फिर इस पर टॉर्क लगेगा जो कि फिर इसको वापस इसी जगह ला देगा, इसी डायरेक्शन में। थोड़ा सा और आप इसको पोजीशन से, अगर आप इसको डिस्टर्ब कर दिए, इसको पोजीशन से आप रोटेट कर दिए, तो ये फिर रोटेट होके टॉर्क के कारण फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी हर केस में ये अपना जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है उसको अटेन करना चाहेगा, उसको प्राप्त करना चाहेगा, इसलिए इस इक्विलिब्रियम को स्टेबल बोलते हैं। लेकिन अगर ये वाला सिचुएशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और डाइपोल इस डायरेक्शन में हो, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो, बीच का एंगल 180 हो, तो यहां पर भी टॉर्क 0 लगेगा। 0 लगेगा यानी कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई भी इसको रोटेट कराने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इस पे आप थोड़ा सा भी इधर साइड कर देंगे तो पहले टॉर्क 0 था, लेकिन जब ही आप 180 से अलावे 180 से अलग कोई एंगल होगा तो इस पे टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। जो टॉर्क चाहेगा इसको रोटेट करके किधर ले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाकर अलाइन कर दे। तो ये इस सिचुएशन में था, लेकिन जब ही आप इसको हटाएंगे तो ये भाग के इधर आ जाएगा, यानी इस सिचुएशन में नहीं आएगा। ये जो सिचुएशन था 180 वाला जहां पे टॉर्क 0 था, इस सिचुएशन से आप थोड़ा भी डिस्प्लेस करेंगे रोटेट करके तो ये पुनः उस वाले सिचुएशन को नहीं प्राप्त करेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा लगने वाले टॉर्क के कारण, क्योंकि टॉर्क इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है। तो मैं आपको बताऊं यही कारण है कि ये जो
180 के टाइम का जो इक्विलिब्रियम है यह अनस्टेबल है। थोड़ा सा भी इसको आप इसको डिस्टर्ब कीजिएगा तो ये फिर से वापस इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो इक्विलिब्रियम है जीरो एंगल वाला, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसमें आप इधर भी करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा, कहीं भी इसमें इधर उधर डिस्टर्ब करेंगे तो ये फिर टॉर्क के कारण घूमकर उसके डायरेक्शन में सज जाएगा। इसलिए ये 0 डिग्री के लिए जो इक्विलिब्रियम होता है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और 180 के लिए जो इक्विलिब्रियम होता है उसको अनस्टेबल, और 90 पे तो मैक्सिमम टॉर्क लगता ही है। तो दोस्तों फिर अब हम लोग पढ़ेंगे टिप नंबर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो इस पे टॉर्क जो लगता है अभी हम लोग सीखे हैं, टॉ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। लेकिन आप देख सकते हैं कि डाइपोल में दो चार्ज है, दो चार्ज से बना हुआ डाइपोल है, और एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है क्यू ही, और दूसरे चार्ज पे भी फोर्स लग रहा है क्यू ही। लेकिन एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, लेकिन दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स है। तो बताइए डाइपोल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू QE माइनस QE। तो बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा डाइपोल पे? 0। यानी किसी डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन नेट टॉर्क जो होता है वो P साइन थीटा होता है, जो कि 0 ना होकर कैसा है? नॉन जीरो है, यदि डाइपोल थीटा एंगल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मैं आपको बताऊं कि 11th में एक टॉपिक आप पढ़े हैं, यहां पर आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम, और वहां पर आपको सिखाया गया होगा कि इक्विलिब्रियम मेनली दो तरह का, एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और एक है रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तब होता है जब किसी सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स जो है 0 हो, तब उसको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। और यदि नेट टॉर्क 0 हो तब उसको रोटेटरी इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे को ले जाकर हम प्लेस करते हैं, उसमें रखते हैं, तो डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है वो तो नॉन जीरो है, लेकिन डाइपोल पे जो नेट फोर्स लगता है वो 0 है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन से इक्विलिब्रियम में होता है? आप देख सकते हैं चूंकि फोर्स 0 है, इसलिए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, क्योंकि टॉर्क P साइन थीटा जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन यह रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, बशर्ते कि एंगल अभी आप केस 1 में पढ़े हैं 0 डिग्री का एंगल नहीं हो इसका थीटा, और यह जो थीटा है 180 डिग्री का नहीं हो। अगर ये थीटा 180 और 0 डिग्री के इक्वल नहीं है तो डाइपोल जो है रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन चाहे एंगल कुछ भी हो, डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा। तो दोस्तों, तो फाइनल कंक्लूजन में बोल दे रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, बशर्ते कि उसका एंगल जो है 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं हो, जो कि आपको टिप 1 में सिखाया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।